नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पाठ 15 नौकर कर रहे हैं। यह अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित है। इस पाठ में गांधी जी के जीवन के कुछ पहलुओं को दर्शाया गया है। तो अब शुरू करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। यहाँ पे वे बता रहे हैं जो गांधी जी का आश्रम था, जहाँ वे रहते थे, वहाँ वे हर प्रकार का काम करते थे। चाहे वह नौकरों का काम हो, चाहे बड़ा काम हो, वे हर प्रकार के काम करते थे और किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस समय वे बैरिस्ट्री होती है बच्चा, वकालत, वकील होते हैं ना, वही। जिस समय वे बैरिस्ट्री में हजारों रुपए कमा रहे थे, उस समय भी वे अपने हाथ से चक्की से खुद अपने लिए आटा पीसा करते थे। और चक्की चलाने में कस्तूरबा थी गांधी की पत्नी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके लड़के, उनके बेटे उनका हाथ बटाते थे, अर्थात उनका साथ दिया करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वह खुद पीस लेते थे। इस प्रकार अपने घर में रोटियां बनाने के लिए वह पतला या मोटा जैसा भी आटा पीसना होता था, वह खुद ही पीसा करते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया। अब ये बता रहे हैं कि वे अपने साबरमती आश्रम में भी पिसाई का काम हमेशा खुद ही किया करते थे। और कभी कभी जब चक्की खराब हो जाती थी तो ये उस चक्की को ठीक करने में घंटे लगा देते थे, लेकिन अपना काम स्वयं ही किया करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता जो इनके साबरमती आश्रम में रहता था, उसने गांधी जी से कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन खड़े हो गए। जब गांधी जी को पता चला कि आटा कम पड़ गया है तो गांधी जी तैयार हो गए कि मैं आटा पीसने को तैयार हूँ। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। वह गेहूं पीसने से पहले उसका साफ करना जरूरी मानते थे। जो उसमें कचरा होता था ना, उसे निकालते थे। इसे ही बीनना कहा जाता है। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बेटा, कोपिनधारी का अर्थ होता है धोती पहनने वाले, एक प्रकार की लंगोट पहनने वाले। जो गांधी जी थे वो हमेशा लंगोट पहना करते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। अब यहाँ बताया गया है कि गांधी जी को मेहनत करने में कोई भी शर्म नहीं आती थी। जब बाहर से लोग उनसे मिलने आते थे तब भी वह उनके सामने ये शारीरिक मेहनत करते रहते थे, जैसे कि चक्की पीसना, घर का काम करना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना। वह सारे ही काम उन लोगों के सामने भी बिना शर्म के किया करते थे। एक बार कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो थे वह इनसे मिलने आए थे। इन स्टूडेंट्स को अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बहुत ज़्यादा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वह बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। अब यहाँ बताया गया है, जब वो स्टूडेंट गांधी जी से मिलने आते तो उन्हें अपनी इंग्लिश के ज्ञान पर बहुत ज़्यादा गर्व था। तो वो बातचीत के अंत में गांधी जी से कहते हैं कि बापू, अगर कोई हमारे लिए काम हो तो हमें ज़रूर बताना। तो इस पर गांधी जी समझ जाते हैं कि
ने अपनी ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड होते हुए कहते हैं कि ये जो गेहूँ रखे हैं सामने आप ही ने साफ कर दीजिए। अब वो जो आए हुए थे मेहमान वो बेचारे क्या करते, अब गांधी जी ने कहा है तो उन्हें करना तो था ही। अब वो उन्हें बीनने में लगे रहे, काम करते करते उन्हें 1 घंटा हो गया। अब जब घंटा हो गया तो वो थक गए, और जब थक गए तो उन्हें गांधी जी से विदा मांगी कि अब हम चलते हैं, और चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वह रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वह कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। अब कुछ टाइम तक गांधी जी ने जो आश्रम का भंडार का काम था, खाने पीने का, इन सबको संभाले रखा। सवेरे वे जल्दी उठ जाया करते थे, उठकर प्रार्थना करते, फिर रसोई घर में जाकर सब्जियां छीला करते थे। रसोई घर में अगर जरा से भी गंदगी उन्हें नजर आ जाती, मकड़ी वगैरह नजर आ जाती, तो वे अपने साथ वालों को डांटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वे सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखते थे। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बुरा मान लिया। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसीलिए दिए गए हैं। एक बार क्या होता है, जो आश्रम में रहने वाला एक आदमी होता है वो आलूओं को बिना धोए ही काट लेता है। अब जब वो ऐसा करता है तो गांधी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब गांधी जी उसे समझाते हैं कि आलू और नींबू को काटने से पहले हमेशा धोना चाहिए, वरना इससे जो गंदगी होती है हमारे पेट में जा सकती है, जो हमारे पेट के लिए नुकसानदायक होती है। इसी प्रकार एक बार क्या किया, गांधी जी ने एक आश्रमवासी को केले दे दिए जिसके ऊपर काले चकत्ते लगे हुए थे छिलके पर। इससे उसे बुरा लग गया कि गांधी जी ने मुझे खराब केला दे दिया। तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये जो केला है ये थोड़ा पिघला हुआ है, जिसके कारण ये जल्दी पच जाएगा और ये खास तौर पर तुम्हें ही दिया गया है क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमजोर है, इसलिए ये तुम्हें ही स्पेशली हम दे रहे हैं। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। अब जो गांधी जी थे वो आश्रमवासियों को स्वयं ही खाना परोसा करते थे। परोसना मतलब खाना उनके लिए डालना। जब सब खाने के लिए बैठ जाते ना तो उनकी थालियों में खाना रखते हैं वही। इसी प्रकार वह सबको खाना खुद ही परोसते थे। तो आश्रमवासी चाहे खाना कैसा भी हो, चाहे उसमें स्वाद हो या ना हो, वह कभी भी उस चीज का विरोध नहीं कर पाते थे, वह कुछ कह नहीं पाते थे और उन्हें चुपचाप वैसा ही खाना पड़ता था। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में भी वह कैदियों को खाना परोसने का कार्य कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वह चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उनके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते हैं। अब जो गांधी जी थे उनके यहाँ ना, उनके आश्रम में एक नियम था कि हर इंसान अपने बर्तन खुद ही धोता था। खाना खाने के बाद वे खुद ही जाते थे और बर्तन साफ किया करते थे।
और जो बड़े बड़े बर्तन होते थे जिनमें सबके लिए खाना बनाया जाता था, उनको कुछ लोगों का दल मिलकर बारी बारी से धोया करता था। अब गांधी जी को बर्तन हमेशा साफ पसंद थे। एक बार क्या होता है, वह बर्तनों को मांजने बैठते हैं। बर्तनों के नीचे बहुत ज़्यादा पानी में काला लगी होती है, तो वैसे राख से रगड़ रगड़ के साफ कर रहे होते। तभी उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी आ जाती है, और जब वो आ जाती है तो वो उनसे पतीला छीन लेती है। वो कहती है कि ये काम और कोई भी कर सकता है, आप अपना कुछ और काम कर लीजिए। अब गांधी जी चुपचाप उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब वो चले जाते हैं तो वह अपने आप बर्तन को साफ कर देती है। इसी प्रकार एक बार जेल में उनको बर्तन वगैरह धोने के लिए एक मददगार मिला था, जिसके काम से वह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने उसको खुद ने बताया था कि लोहे के बर्तनों को कैसे धोकर चांदी के जैसा चमकाया जा सकता है। अब आगे देखिए, जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। अब जब उनके आश्रम का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो भी मेहमान रहने के लिए आते थे उनको तंबुओं में रहना पड़ता था। तो एक बार क्या होता है, एक मेहमान आया होता है, वो तंबू में जैसे सब सोते हैं वह भी सोता है, लेकिन उसे सुबह पता नहीं था कि उसे बिस्तर तय बना के रखना कहाँ है। तो इसलिए वह अपने बिस्तर को लपेट कर वहीं पे छोड़कर चला गया कि किसी से पूछ आता हूँ कि बिस्तरों को कहाँ रखना होता है। जब वह पूछकर वापस आ रहा था तब वह देखते हैं कि गांधी जी खुद ही उसका बिस्तर उठाकर उसे रखने के लिए जा रहे थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वह रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ताओं को बहुत पछतावा हुआ। पहले क्या होता था, आश्रम में उनका काम होता था कि सबको कुएं से पानी खींचकर लाना होता था। अब यह काम गांधी जी भी करते थे। एक बार गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह अपना चक्की पीसने का कार्य तो कर चुके थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण आश्रम वासियों ने सोचा क्यों ना हम ये काम खुद ही कर लेते हैं पानी भर के लाने का। तो उन्होंने जानबूझ के जितने बड़े बड़े बर्तन थे सब में पानी भर कर लाकर रख दिया। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बच्चों के नहाने वाले टब को उठाया और उसमें पानी भरकर लाने लगे। यह देखकर बेचारे कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि गांधी जी तो उनकी बात का बुरा मान गए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। अब जो महात्मा गांधी थे वह शारीरिक श्रम को जरूरी मानते थे। उनका मानना था जब तक आप पूरी तरीके से लाचार ना हो तब तक आपको अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। कोई आपको महात्मा या बूढ़ा समझकर आप पर मेहरबानी करे यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। उनमें काम करने की एक अद्भुत ही क्षमता थी। वह कभी भी थकान महसूस नहीं करते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वह टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके
इसके लिए वे घर में बना हुआ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुसरण करते थे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो गांधी जी थे वह बहुत पैदल चला करते थे। जिस समय दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध चल रहा था उस समय भी वह घायलों को स्ट्रेचर पर उठा उठा के ला रहे थे। वह एक दिन में 25-25 मील चलते थे और वो भी लोगों को ढोने का काम कर रहे थे। इसके अलावा वह दक्षिण अफ्रीका में जब वह टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब भी वह अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। तो गांधी जी अक्सर पैदल चला करते थे जिससे उनमें एक अद्भुत ही क्षमता थी और जो भी लोग उन्हें इस तरीके से काम करते देखते थे वह उनका अनुकरण करते थे, मतलब उनके ही कदमों पर चलना पसंद करते थे, उनकी बातों को मानते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके जब वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। अब यहाँ पे बता रहे कि एक समय जब तालाब की भराई का काम चल रहा था तो गांधी जी के जो साथी थे वह उस काम में लगे हुए थे। एक बार उन्हें आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो गांधी जी उनके आने से पहले उनके खाने पीने का इंतज़ाम करके रख देते हैं और जब वह आते हैं तो उनके लिए फल आदि तैयार करके उनको परोसते हैं। तब वह लोग बोलते हैं कि गांधी जी आप हमारे लिए यह काम करें, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मुझे पता था तुम लोग थके हारे आओगे तो ऑफ कोर्स भूख लगेगी, इसलिए मेरे पास टाइम भी था तो मैंने तुम्हारे लिए यह काम कर लिया। बच्चा, गांधी जी हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। वह जितना हो सके लोगों के लिए काम करते थे। वह छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते थे। वह ये नहीं देखते थे कि ये मुझसे छोटा या गरीब है तो मैं इसकी हेल्प ना करूं। वह सबको एक समान मानते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने लगा। बच्चा, तश्तरियाँ होती है बर्तन, प्लेट्स होती है ना, वह सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। बच्चा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक जाने माने नेता बन चुके थे तो वे क्या करते थे, जो भारत के निवासी होते थे उन लोगों की मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे कि हम भारतीय क्या चाहते हैं। इसी काम के लिए एक बार वह लंदन गए तो लंदन में रहने वाले जो भारतीय छात्र थे उन सब ने शाकाहारी भोजन का आयोजन किया। उन्होंने और गांधी जी को अपने भोज में आमंत्रित किया। छात्रों के इस भोज के लिए गांधी जी तैयार हो गए कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तीसरे पहर 2 बजे जब वहाँ पे खाना वाना बन रहा था, सफाई वगैरह चल रही थी छात्रों के वहाँ पे, तब वहाँ एक दुबला पतला सा आदमी पहुँच जाता है और लोगों के बर्तन धोने में, सब्जियाँ काटने में सबकी मदद करने लगता है। वह लगा हुआ था, किसी को नहीं पता था कौन है, लेकिन तभी उन छात्रों का जो नेता होता है, जो मुख्य होता है, जिसने गांधी जी को आमंत्रित किया होता है, वह वहाँ पहुँच जाता है और वह देखता है कि जिस अतिथि को हमने खाने के लिए शाम को बुलाया था वह तो हमारे साथ काम में लगा हुआ है और वह बड़ा हैरान होता है यह देखकर। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार
एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे पर फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। अब गांधी जी दूसरों से काम कराने में तो सख्त थे, वह दूसरों से काम तो सही कराते थे, लेकिन वह अपना काम कभी भी किसी से नहीं कराते थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनका काम करे। एक बार क्या होता है, वह राजनीतिक सम्मेलन में गए हुए थे तो उन्हें वापस आते आते रात हो जाते, तो रात के 10 बज रहे थे। तो उनका कमरा गंदा था तो वह खुद ही झाड़ू लेकर, बुहार होती है झाड़ू मारना, झाड़ू होती है ना उसको बोलते हैं बुहारी, एंड बुहारी से झाड़ू मारना बुहार। तो वे अपने कमरे में सफाई करने लगे, झाड़ू मारने लग गए। अब जब वे झाड़ू मार रहे थे तो एक कार्यकर्ता ने उन्हें देख लिया तो भागकर उनके पास आया और उनके हाथ से झाड़ू ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी जी अक्सर गांवों के दौरे पर जाया करते थे। ऐसे समय जब वे रात को पत्र लिखा करते थे और उनकी लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो वे किसी को भी परेशान नहीं करते थे, बल्कि उसके बदले चंद्रमा की रोशनी में ही अपना पत्र लिखने का कार्य कर लिया करते थे। इसी प्रकार नोआखाली की पद यात्रा में गांधी जी के साथ 2 व्यक्ति रुके थे, लेकिन उन दोनों को खाखरा कैसे बनाते हैं यह मालूम नहीं था। खाखरा बेटा एक गुजराती व्यंजन होता है, गुजराती डिश होती है खाने की, ठीक है। तो इन लोगों को बनाना नहीं आता था, तो गांधी जी खुद ही एक कुशल रसोइये की तरह रसोई में जाकर बैठ गए और खाखरा बनाने की विधि बताने लगे। उस वक्त उनकी आयु 78 वर्ष थी, अर्थात गांधी जी 78 वर्ष की उम्र में भी अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। वह किसी पर भी बोझ नहीं बनते थे, उन्हें जो काम करना होता था खुद करते थे और लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वह मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। गांधी जी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जब उनके बच्चे हुए तो बच्चे 2 माह के ही हुए थे, उन्होंने तभी से दाई को मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए उनके माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता और माँ बाप को उनकी देखभाल करनी चाहिए। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिणी अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारा दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद और 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहा था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी जी अपने बच्चों की देखभाल बिल्कुल माँ की तरह कर सकते थे।
एक बार क्या होता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटकर घर आए होते हैं। तब वह देखते हैं कि उनके मित्र की पत्नी है श्रीमती पोलक, वो बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई थी। उनका एक छोटा सा बच्चा था जो हमेशा माँ के चिपका रहता था। वह माँ का दूध पीना छोड़ ही नहीं रहा था और उसकी माँ छुड़ाना चाहती थी। वह डेली रात को रोता रहता था और माँ को अपनी देखभाल में लगाए रखता था। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दो। वह पूरा दिन कार्य करते थे और रात को आते और बच्चे को उठाकर अपने पास सुला लिया करते थे। और अपने पास सुलाते समय वह साथ में एक पानी का प्याला रख लिया करते थे, ताकि जब बच्चे को प्यास लगे तो वह बच्चे को पानी पिला सके। लेकिन जब बच्चा उनके पास सोता था तो कभी रात को उठता ही नहीं था, तो उन्हें कभी पानी पिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा ही उन्होंने 15 दिनों तक किया। पखवाड़ा होता है 15 दिन, आधा महीना। ऐसा करने पर वह धीरे धीरे बच्चा ठीक होता गया और बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तरा ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने का भी कार्य करते थे। जो गांधी जी थे वह अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनका आदर किया करते थे। ऐसा ही वह गोखले जी के साथ भी करते थे। उनकी दुपट्टों पर, उनके कपड़ों पर इस्त्री करना, उनके पैर दबाना, उन्हें खाना परोसना, वह सभी काम किया करते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। गोखले जी उन्हें मना करते थे कि आप ऐसे करें नहीं करो, लेकिन गांधी जी कभी भी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। एक बार गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने देखे। बेटा, पखाने होते हैं बाथरूम। वहाँ उन्होंने गंदे बाथरूम देखे जो उन्हें बहुत गंदे लगे, तो उन्होंने उन्हें साफ करने का कार्य किया। और साफ करने के बाद उन्होंने कांग्रेसी नेता से पूछा, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं आपका कोई काम कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कानून नहीं है जिससे यह काम दूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो। गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। अब जब गांधी जी ने उस कांग्रेसी नेता से पूछा था, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो वह नेता बोलता है, बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे पत्र हैं जिनका मेरे को जवाब देना है, लेकिन मेरे पास कोई कानून नहीं है। बेटा, कानून होता है काम करने वाला, जो आपके अंदर काम करता है। अब वह कहते हैं कि मेरे पास कोई भी काम करने वाला नहीं है, आप हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए। तो गांधी जी ने कहा, क्यों नहीं, जो काम मैं कर सकता हूँ वह जरूर करूँगा। गांधी जी ने पूरी लगन और मेहनत से उनका सारा काम कर दिया और उसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज में बटन तक लगाने का कार्य खुशी खुशी किया था। तो गांधी जी हर व्यक्ति की मदद किया करते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी कहते हैं कि हमें नौकरों को भी अपने भाई बहन की तरह मानना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब भी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तो वह हरिजन को रखने का ही आग्रह किया करते थे और वह कहते थे कि नौकरों को हमेशा भाई की तरह मानना चाहिए। माना उन्हें भाई की तरह मानने में हमें थोड़ी कठिनाइयाँ होगी, चोरियाँ भी हो सकती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो इंसान बहुत अच्छा हो जाएगा और वो सच में फिर वो खुश होकर दिल से हमारा कार्य करेगा। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार
भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। एक बार ऐसा होता है कि जब वो जेल में होते हैं तो उनके काम के लिए कई सारे कैदियों को रखा जाता है जो उनकी सेवा करते थे। एक उनके फल धोता है, दूसरा फल काटता है, एक बकरियों को धोता है, दूसरा उनके निजी काम भी करता है, एक बर्तन धो रहा है और एक उनके पैखाने वगैरह साफ कर रहा है। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जो थे वह नौकरों को कहते हैं कि नौकरों को अपने भाइयों की तरह, अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानना चाहिए। इसी को देखते हुए एक बार क्या होता है, वह इंग्लैंड के एक ऊंचे घराने में जाते हैं जहाँ के लोग उन्हें अपने घर के नौकरों से बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह मिलाते हैं, ना कि नौकर की तरह। यह देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता हूँ और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको पूरा फल देगा। एक बार गांधी जी किसी भारतीय के घर रहे थे और जब वह उनके घर से विदा हुए तो उन्होंने सिर्फ घर के सदस्यों से नहीं, नौकरों से भी विदा मांगी और उनसे कहा कि मैं आप लोगों को नौकर नहीं समझता, आप मेरे भाई बहन की तरह ही हो। आपने जितनी मेरी सेवा की मैं उसका कर्ज तो नहीं उतार सकता, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। तो इस कहानी के माध्यम से, गांधी जी के माध्यम से जो लेखिका है वह यही बताना चाहती है कि हमें किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, चाहे वह नौकर हो चाहे वो बड़ा अफसर हो। सभी व्यक्ति हमारी नज़र में समान होने चाहिए और हमको सभी को आदर देना चाहिए। अगर आप छोटे लोगों को भी आदर दोगे, नौकरों को भी आदर दोगे, तो वह बहुत ईमानदारी से और खुशी से फिर आपका कार्य करेंगे। तो बच्चा, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।